नमस्कार। बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजे नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मजाक यही है कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज नहीं पा रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त गुजरात लॉबी जो है वो भयंकर डरी हुई है। ऊपर से अफवाहें ये भी चल रही है कि पंजाब के बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर ये बात सामने आ गई तो हरियाणा में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। खबरें ये भी हैं कि 8 अक्टूबर के बाद संजय जोशी की बीजेपी में एंट्री हो सकती है, महासचिव के तौर पर या फिर अध्यक्ष के तौर पर। और अगर संजय जोशी की एंट्री होती है अध्यक्ष के तौर पर या फिर महासचिव के तौर पर भी, तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविकांत सर। सर, इस वक्त देश का सबसे बड़ा मजाक क्या है जानते हैं सर? दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष ही नहीं खोज पा रही है। सर, क्या कहेंगे? ये जो मामला है ये फंसा कहां पर है? देखिए प्रज्ञा की, जिस तरह से वो अमीर पार्टी और जिस ढंग से सबसे बड़ी पार्टी है, उसी तरह मतलब जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं ढोल के भीतर पोल। जी। मोदी जी ने पार्टी को अपने भीतर समाहित कर लिया। वो पार्टी बची कहां है? बीजेपी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अब मामला जो आपने कहा ना कि डरे हुए हैं, असल में संगठन और सरकार दोनों पर कब्जा जमाए रखना चाहती है गुजराती लॉबी। आरएसएस जो पितृ संगठन है बीजेपी का, वो इस समय खास करके 4 जून को जो नतीजे आए हैं, 240 पर आकर के गाड़ी अटक गई नरेंद्र मोदी की, तब से आरएसएस भी मौके की तलाश कर रही है कि कैसे वो संगठन को अपने काबू में कर सके, संगठन पर नियंत्रण अपना स्थापित कर सके। लेकिन प्रज्ञा जी, मैं एक बात इसमें अलग से जोड़ना चाहता हूं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि केवल गुजराती लॉबी डरी हुई है, एक डर और है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो डर आरएसएस के भीतर है। और ये डर नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये डर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी पिछले 3 साल से जिस तरह से आरएसएस पर हमलावर हैं और लगातार, और ये टेस्टिंग की बीच में आरएसएस ने कि राहुल गांधी थोड़ा सा आरएसएस को लेकर के खामोश हो जाएं। भारत जोड़ो यात्रा के समय आरएसएस ने तारीफ भी की राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को पर आपको टारगेट करना है तो फिर आरएसएस को पकड़ना होगा। असली आइडियोलॉजी वहां से चल रही है। तो आरएसएस भी डरा हुआ है राहुल गांधी के इमरजेंस से। राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, कल को अगर सत्ता बदलती है तो राहुल गांधी का जो असली निशाना है वो है आरएसएस पर। तो बीजेपी को तो ले डूबेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन आरएसएस को डुबोने के लिए, आरएसएस को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी बैठे हैं। इसलिए आरएसएस की यह मजबूरी है कि वो बीजेपी को नियंत्रित करें। मोदी जैसे तो आएंगे और चले जाएंगे, मोदी के बाद कोई शाह आएंगे, कोई योगी आएंगे, कोई राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन अगर पार्टी इस तरह से कमजोर हो गई तो उस आरएसएस का क्या होगा जो समानांतर 100 साल से चल रही है, जिसने अपने आप को बचाए रखा, बरकरार रखा और यहां तक वो अपनी पार्टी को ले गए। तो एक डर मैं देख रहा हूं आरएसएस के भीतर भी है और वो डर राहुल गांधी का है। जी सर, एक रस्साकशी जो इस वक्त पर चल रही है, दोनों तरफ से एक खींचतान चल रही है। आरएसएस बीजेपी में अपनी कमान वापस चाहती है। मोदी शाह जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर अपना आदमी, यस मैन वाला व्यक्ति बिठाना चाहते हैं ताकि वो जो करें, वो जो कहें वही सही होता रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जीत किसकी होगी? गुजरात लॉबी जीतेगी या फिर आरएसएस जो चाहती है वो करके रहेगी? देखिए प्रज्ञा जी, इस बार मोदी जी फंसे हुए हैं। एक तो मोदी जी ने एक नियम बनाया कि 75 साल के बाद वो मार्गदर्शक मंडल में लोगों को ले जाते हैं। आलम तो ये है कि 56 साल पे शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश में। अमित शाह ने बीच में कहा था कि साहब नियम कोई लिखित नहीं है और ये मोदी जी पर नहीं लागू होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है, वो उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। तो आरएसएस का जो कहना है कि या तो आप प्रधानमंत्री बने रहिए या फिर अध्यक्ष अपना ले लीजिए। अगर आप अध्यक्ष अपना चाहते हैं तो अगले साल रिटायरमेंट लीजिए। 75 के जब हो रहे होंगे तो आरएसएस फिर उस नियम को अप्लाई करेगा,
वो मोदी जी पर भी लागू होगा कि फिर आप छोड़िए, प्रधानमंत्री पर हम अपना बनाएंगे। मामला यहां फंसा हुआ है। जाहिर तौर पर आरएसएस चाहता है कि वो उसका संगठन पर नियंत्रण रहे, वो संगठन को अपने हाथ में चाहता है। लेकिन मोदी जी संगठन और सरकार दोनों पर अकेले काबिज रहना चाहते हैं, और उनके पीछे कोई अगर छाया की तरह खड़ा है तो वो सिर्फ अमित शाह है, बाकी दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल यह है कि अगर आरएसएस ने, और जाहिर तौर पर आरएसएस के कार्यकर्ता ज्यादा काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में हम सबको याद है, जेपी नड्डा ने एक जो बयान दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो ऐसे में हम खुद ही चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन अब आरएसएस ने उस ताकत को दिखाया भी, इस बीच में थोड़ा साइलेंट मोड पर गए, और नतीजा क्या निकला? सच्चाई यह है कि बनारस की सीट मोदी जी जैसे बचाए हैं, ये हम लोग जानते हैं। जो लोग जमीन पर थे उन्हें मालूम है कि कैसे वो सीट बचाई गई है। बिल्कुल। तो वो ताकत आरएसएस ने दिखाई है कि हमारे बिना बीजेपी का कोई मकसद है नहीं, कोई मूल्य है नहीं। तो ये जो आरएसएस की ताकत है वो, और नरेंद्र मोदी की अपनी गुजराती लॉबी की जो ताकत है, उसके बीच जो कश्मकश है, मुझे लगता है कि इस बार आरएसएस अपना कम से कम संगठन में आधार मजबूत करना चाहेगी। सरकार पर तो मुझे नहीं लगता है, सरकार पर उनका उतना दावा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप या तो प्रधानमंत्री रहे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अपनी पसंद का बना ले, माने यस मैन हो। और ऐसा जो आरएसएस अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नाम आगे कर रही है, वो एक भी ऐसा नहीं है जो मोदी जी का यस मैन हो। नाम संजय जोशी का चल रहा है, वो सब, और पुराने भी अदावतें हैं। संजय जोशी के साथ 20 साल पहले की अदावत है, मतलब जिनके साथ बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। बाद में इतना हुआ कि संजय जोशी के पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया गया। वो वीडियो आया, वो सबको मालूम है कैसे क्या हुआ था और कहां से क्या चीजें चल रही थी, ये भी निकला। वो सारी कुछ तो कौन करवा रहा था, क्या हो रहा था। तो संजय जोशी गए, वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे ठिकाने लगाया गया, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने पूरा चुनाव जिताया, उनको रिटायर्ड कर दिया 56 साल पे आपने। नितिन गडकरी का जो बयान इस तरफ आ रहा है, और हम सब तो उसका विश्लेषण करते हैं कि अचानक गडकरी जी कैसे बोलने लगे। नागपुर के सबसे नजदीक गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें ऑफर मिला था, वो पहला बयान था। विपक्ष के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि आप तैयार होइए तो हम आपके लिए बात करते हैं, तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। अरे भाई अस्वीकार कर दिया तो कहने की जरूरत क्या थी। फिर अभी उनका बयान आया, जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री बनो, उन्होंने कहा नहीं बनना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अगर डिजर्व करता होऊंगा तो जरूर बनूंगा। अब इसका क्या मतलब है? कौन मानेगा कि साहब वो डिजर्व नहीं करते, और गडकरी जी डिजर्व करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बयान गडकरी जी का नहीं है, यह बयान नागपुर का है। आरएसएस या तो आप प्रधानमंत्री पद से हटिए अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए तो ये बयान प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिलवाया गया, और इसीलिए मुझे लगता है कि मामला फंसा हुआ है, और जीत इस बार आरएसएस की होने जा रही है, ये तो तय है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट विकल्प दिया है, आप ये ले लो या ये ले लो, एक हमारे पास रहेगा और एक आपका रहेगा। सर, ये भी खबरें चल रही हैं कि 8 अक्टूबर के बाद संजय जोशी की बीजेपी में एंट्री हो सकती है, जिसको लेकर के गुजरात लॉबी भयंकर डरी हुई है, क्योंकि संजय जोशी जैसे को तैसा देने के लिए आएंगे, और अगर वो अध्यक्ष के तौर पर या फिर महासचिव के तौर पर भी आते हैं तो गुजरात लॉबी का भविष्य प्रोफेसर विकांत क्या देख रहे हैं? देखिए, गुजरात लॉबी के अब दिन पूरे हो चुके हैं। आप बहुत एक्सट्रीम पर लेकर के गए। देखो, कहें जो बहुत तेज दौड़ता है उसकी एनर्जी जल्दी खत्म होती है। मोदी जी बिल्कुल पूरा एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के गए, पार्टी को उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया। कोई उसमें, अब बताइए, दूर दूर तक राजनाथ सिंह है, लेकिन कहां है, माला में नहीं आ सकते राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा तो सिर्फ अगवानी करने के लिए रह गए थे। नितिन गडकरी अगर मोदी नहीं करते थे तो वो दूर थे,
एक मंत्रालय था उसमें वो काम कर रहे थे। कोई था कि मोदी जी के कैमरे के फ्रेम में भी आ जाए, किसी की हिम्मत थी? और जब ये आपने कर दिया, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को आपने केवल नरेंद्र मोदी में तब्दील कर दिया, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके बाद वो पार्टी कितना कामयाब रहेगी, कितनी मजबूत रहेगी। ये जो मोदी जी ने किया, और अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, आपको कभी नायडू कभी नीतीश अगर आंख नहीं दिखा रहे हैं तो कम से कम थोड़ी तेज आवाज में बोल तो रहे ही हैं। अभी बयान आया जेडीयू की तरफ से कि साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नायडू जी तो बीच बीच में चले जाते हैं एटीएम लेकर के कि दे दीजिए। बाकी चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं मोदी जी के अनुमान। तो एनडीए की सरकार अब चला रहे हैं मोदी जी। ऐसे में आरएसएस अब खेल रहा है कि अभी तक तो जो आपने आंख दिखाई है, शो पीस में तब्दील कर दिया था आरएसएस को। तमाम संस्थानों पर आप बैठिए, यहां थोड़ा ऐशो आराम करिए, आप बढ़िया 5 स्टार में भोजन करिए, यहां रहिए, कुछ मलाई खाइए, लेकिन आप सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि संगठन में कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ये आप मत करिए। बस संस्थाएं आप पकड़िए, आप अपना काम करिए। तो एक तरह से शो पीस में तब्दील कर दिया था आरएसएस को। अब आरएसएस एक्टिव हुआ है और वो उन लोगों को लेकर के आ रहा है जिनके साथ मोदी जी की या गुजराती लॉबी की पुरानी प्रतिद्वंदता है, और ऐसी है कि जिनका करियर पूरा ले डूबे गया। संजय जोशी क्या है? संजय जोशी का पूरा करियर खत्म कर दिया एक तरह से। तो वो 20 साल की जो 18 साल एक तरह से अज्ञातवास उनके लिए। तो संजय जोशी क्या आकर के प्रणाम करेंगे मोदी जी को? जब उनको पावर मिलेगी, वो पावर को हर आदमी वो एक्सरसाइज करता है। संगठन में अगर वो महासचिव भी होते हैं तो बहुत बड़ी हैसियत है। अध्यक्ष हो जाए तब तो फिर तो क्या वो नड्डा की तरह जाकर के रिसीव करेंगे संजय जोशी? ऐसा होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो अब मोदी जी का और अमित शाह का, दोनों लोगों का, अब वो मुझे लगता है कि अब समय पूरा हो रहा है राजनीति में, और बहुत बड़ी कामयाबी है मोदी जी के। 10 साल उन्होंने राज किया। समय पूरे होने से एक बात और याद आई, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही कि सदन में उन्होंने ये बात कही कि एक आरएसएस के बड़े नेता ने उनसे कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस के कहने पर नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ेंगे? नहीं, ये मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी अध्यक्ष बनते हैं तो, या फिर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती हैं तो फिर मोदी जी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इतना मुश्किल हो जाएगा कि हो सकता है कि 75 के बाद फिर वो रिटायरमेंट ले ले। लेकिन मोदी जी एक दूसरा खेल कर सकते हैं। 75 के बाद वो राष्ट्रपति बनने के लिए कोशिश करेंगे, एक नया रिकॉर्ड कि साहब 10-11 साल तक प्रधानमंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति। तो मोदी जी सम्मानजनक विदाई लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि अब नरेंद्र मोदी की पारी खत्म होने जा रही है और आरएसएस अब उनको निरंकुश नहीं रहने देगी। ये तो तय है। संगठन हो या सरकार, ठीक है, आप सरकार चला रहे हो तो सरकार चलाओ, लेकिन संगठन अब आरएसएस के हाथ में होगा और ज्यादा जोर आरएसएस का संगठन पर होगा। वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, हम नितिन गडकरी को बना देते हैं। उनकी कोशिश, मतलब आरएसएस को जितना मैंने स्टडी किया है, आरएसएस कोशिश करेगी कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। और वो ऑब्वियस है कि मोदी जी के का प्रतिद्वंदी ही होगा। मोदी जी का वो नहीं होगा कि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा वो चले, इसमें नहीं होने वाला है। सर, इस वक्त पर क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, क्योंकि अभी अमित शाह ने नागपुर में मीटिंग ली, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे नहीं। कोशिश तो हर तरफ से घेरने की जा रही है कि नितिन गडकरी को घेरा जाए, लेकिन घेर नहीं पा रहे हैं। नितिन गडकरी जा ही नहीं रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो अंदर अंदर इतनी ज्यादा खींचतान, इतनी जो मची हुई है लड़ाई, ये सामने तो आ नहीं रही है? सर, क्या लगता है कि क्या होने क्या वाला है?
देखिए प्रज्ञा जी, ये आरएसएस की अपनी पुरानी विशेषता है। मैं और इसकी तारीफ करूंगा। आरएसएस के भीतर जो भी असहमतियां होती हैं, वो उनको बाहर कभी नहीं आने देते हैं। उनको सुलझाते हैं, बातचीत से सुलझाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऊपर चले गए। उन्होंने आरएसएस को एक तरह से अपने पीछे कर दिया। और मोदी जी की अपनी स्टाइल है कि मैं जो बोलूंगा वही नियम होगा। आरएसएस इसको नहीं अब स्वीकार करने वाला है। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बीच जो सिरफुटौल हो रही है जी वो कभी सामने आए और उसका फायदा विपक्ष को मिले, खास करके राहुल गांधी को मिले। क्योंकि मैंने कहा कि आरएसएस को डर राहुल गांधी का भी है जी और ये मोदी जी की ताकत। मोदी जी इसको भुलाना चाहेंगे। मोदी जी लगातार डर दिखाते रहे ना। मोदी जी ने किसको डर नहीं दिखाया? हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमान पुरुषों महिलाओं को पुरुषों से डर दिखाया। तो ये उनकी पुरानी राजनीति है। और पूरा विपक्ष को कांग्रेस से डर दिखाया, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी से डर दिखाया। ये उनकी बेहतरीन विभाजनकारी राजनीति है। तो अभी वो आरएसएस को इस बिना पर रखे हुए कि देखिए नहीं तो फिर कांग्रेस आ जाएगी, राहुल गांधी देंगे। तो अभी आप मलाई खा रहे हो, ऐशोआराम कर रहे हो, संस्थाओं में बैठे हुए हो, तो ये तो हम दिलवा रहे हैं आपको। लेकिन अब आरएसएस का ये है कि एक तरफ तो पार्टी को बचाना है और दूसरा इन दोनों लोगों का जिस तरह से कब्जा हो गया सरकार और संगठन दोनों पे, वो इससे अब मुक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में गडकरी जी एक बड़ा एक कहिएगा आरएसएस के खांटी व्यक्ति है और दूसरा मोदी जी से अगर सीनियर नहीं है तो मोदी जी से वो कमजोर भी नहीं, बिल्कुल समकक्ष नेता है। एक खबर और उड़ती आ रही है कि वसुंधरा राजे को अध्यक्ष के फ्रेम से हटाया जाए, इसके लिए उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है राजस्थान में। इस बात में कितना दम देख रहे हैं? यही विकल्प है मोदी जी के पास कि एक विकेट तो गिराइए कम से कम, फिर संजय जोशी आएंगे, फिर उनका देखा जाएगा बाद में। नितिन गडकरी का कोई विकल्प ढूंढा जाएगा, फिर हो सकता है शिवराज सिंह चौहान पर आए। लेकिन अदावत के मामले में दो लोग खास करके संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सबसे ज्यादा आक्रामक साबित होंगे मोदी जी के सामने। ये जरा भी नरम नहीं पड़ने वाले और जरा भी ये मोदी जी को बख्शना। होगी वसुंधरा राजे से क्या दिक्कत होगी गुजरात लॉबी को? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंका और कितना अपमान हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया का कि उनको पर्ची पकड़ाई गई कि आप प्रधानमंत्री का नाम का वो करिए। और जब उन्होंने वो पर्ची देखी तो पहली बार कि मुख्यमंत्री का नाम देख करके, नाम पढ़ करके वो हक्की बक्की रह गई। तो इतने सीनियर लीडर से एक कल आया विधायक का आप नाम पढ़वा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए उसके नाम का प्रस्ताव कीजिए। इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है कि जिसके वजह से राजस्थान में आप चुनाव जीते हैं। राजस्थान भाजपा में सबसे कद्दावर लीडर, और उसे आप अपमानित कर रहे हो। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर नहीं किया जी। गडकरी जी पार्लियामेंट बैठ के कभी ताली बजा दिए होंगे मोदी जी के लिए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। तो गुजरात लॉबी के लिए थोड़ा नरम कौन पड़ सकता है, वसुंधरा राजे या फिर संजय जोशी? इन दोनों में से कोई नहीं पड़ने वाला। सवाल है। हाँ, क्या बोल रहे सर? इन दोनों में से कोई नहीं पड़ने वाला है। संजय जोशी की पुरानी अदावत, संजय जोशी के साथ जो किया मोदी जी ने वो, तो और वसुंधरा राजे सिंधिया विदाई तय है। विदाई मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे मोदी जी कि राजनाथ सिंह, लेकिन राजनाथ सिंह 2 बार बन चुके हैं। 2030 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो राजनाथ सिंह के लेकिन फिर उसमें आपको बीजेपी का जो संविधान है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 बार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रावधान है। अगर आप तीसरी बार राजनाथ सिंह को बनाते हैं तो फिर आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी तैयार हो सकते हैं। मोदी जी के लिए असली जो खतरे हैं ये 2 नाम है। अगर गडकरी को लेकर के आते तो गडकरी वो नहीं करने वाले, लेकिन गडकरी मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं करेंगे जैसे ये 2 लोग कर सकते हैं। अच्छा,
तो इन दो को सीन से तो वो हटाना चाहेंगे। हम्म। संजय जोशी और वसुंधरा को कतई नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जी, वो बात अलग है चलिए। कि मजबूरी में फिर बनाना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गुजरात लॉबी इस वक्त पर बहुत ज्यादा घबराई हुई है इस बात की वजह से, क्योंकि गुजरात लॉबी किसी भी हाल में अपना आदमी सत्ता पर बिठाना चाहती है, अपना आदमी अध्यक्ष के तौर पर बिठाना चाहती है। लेकिन आरएसएस अपना व्यक्ति बिठाना चाहती है अध्यक्ष के तौर पर। अब कमान किसके हाथ में आएगी ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।